नमस्कार मित्रों। हम ग्रहों के बारे में समझ रहे हैं। हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति को जाना। ग्रह अस्त क्यों होते हैं ये समझा। ग्रहों को शुभता और अशुभता के आधार पर भी समझा। आज हम ग्रहों को एक अन्य प्रकार से समझेंगे। हम सब ये जानते हैं कि जब हम ग्रहों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम स्थान सूर्य का आता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ही हमारे जीवन का आधार है। इस पृथ्वी पर सृष्टि की कल्पना बिना सूरज के नहीं की जा सकती। हम यदि सांस भी लेते हैं तो जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है वह भी सूर्य की किरणों के द्वारा ही वृक्ष निर्मित करते हैं। तो सर्वप्रथम हम आज सूर्य के विषय में समझेंगे और समस्त ग्रह भी ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ ही अपनी अपनी परिक्रमा पर चल रहे हैं। तो सूर्य को राजा कहना अनुचित नहीं होगा और हमारे शास्त्रों में भी सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। परंतु ज्योतिष में हमें एक बात हमेशा स्मरण रखनी है कि देश काल और परिस्थिति को कभी नहीं हमने भूलना है। राजा, प्राचीन समय में राजा रानी यही शासन का एक नियम था, परंतु आजकल प्रजातंत्र है। तो यदि हम सूर्य को राजा कह रहे हैं और उसे आज के आधुनिक काल में समझें, यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझना हो सूर्य के आधार पर, तो हम समझेंगे उसमें राजाओं जैसे गुण होंगे। यहां पर हमको ग्रह का जो वर्ण है वो भी समझना आवश्यक है। सूर्य को जो वर्ण प्रदान किया गया है वह क्षत्रिय है, अर्थात ये क्षत्रिय वर्ण के हैं। जब भी वर्णों का विषय आता है तो आप लोग ये समझ लें कि वर्ण का अर्थ जाति नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में कर्म के आधार पर वर्ण को निर्मित किया गया है। इस क्षत्रिय वर्ण में आधुनिक काल की समस्त जातियां आ सकती हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति जिसके अंदर ऐसे गुण होंगे या उसके कर्म ऐसे होंगे वह क्षत्रिय वर्ण में कहलाएगा। तो सूर्य राजा है, वर्ण इनका क्षत्रिय है। यदि हम आधुनिक काल में समझे तो राजा का अर्थ होता है सरकार। सरकार से आपको कोई लाभ होगा नहीं होगा, या आपका पद, आजीविका में हम बात करते हैं तो क्या आप ऐसे पद पर होंगे जहां आप अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, जैसे राजा अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। आप सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं यदि आपका सूर्य बलवान है। आपका स्वभाव, यदि हम राजा भूल भी जाएं और हमें ये याद रहे कि सूर्य क्षत्रिय वर्ण के हैं, तो हम उस व्यक्ति के स्वभाव को समझ सकते हैं कि उसमें साहस होगा, लड़ने की प्रवृत्ति होगी। राजा है तो स्वयं भी अनुशासन में रहता होगा और दूसरों को भी अपने अनुशासन में रखना, अपने प्रभाव में रखना चाहेगा। यदि हम लिंग की बात करें तो सूर्य को पुरुष ग्रह कहा गया है। अब यहां पर यह बात भी समझना आवश्यक है कि कोई भी ग्रह, उसका शरीर स्त्री या पुरुष की भांति नहीं है। यदि हम उसको पुरुष ग्रह कह रहे हैं तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका शरीर पुरुष की भांति होगा, बल्कि उसके जो गुण होंगे या वो जो किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव देगा वो पुरुषोचित गुण उस व्यक्ति में देगा। तो सूर्य का जो प्रभाव होगा वो पुरुषोचित गुण का होगा। अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा को पराशर शास्त्र में तो राजा ही कहा गया है, परंतु जो इनका लिंग बताया गया है वह स्त्री। चंद्रमा का लिंग स्त्री बताया गया है और वर्ण वैश्य बताया गया है। इसलिए जहां राजा तो बताया गया है परंतु चंद्रमा को रानी माना जाता है।
अब यदि इसे आधुनिक समय में समझें तो रानी अर्थात ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा पद, यदि हम आजीविका की बात करेंगे, रानी का एक सबसे प्रमुख गुण होता है राजा को प्रभावित करने का, कि रानी, क्षमा करें, रानी बहुत ही सरलता से राजा को प्रभावित कर सकती है, उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। कहा भी जाता है कि यदि आप राजा के विरुद्ध जाते हैं तो फिर भी आप बच सकते हैं, परंतु यदि आप रानी के विरुद्ध गए तो आपके लिए कठिनता अधिक हो जाएगी, क्योंकि रानी रोज ही फिर राजा को आपके खिलाफ प्रभावित करने का प्रयास करेगी। तो यदि आजीविका का हम प्रश्न आधुनिक समय में समझेंगे चंद्रमा से, तो कोई ऐसा पद जो अपने से उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। वैश्य वर्ण से क्या समझेंगे? देखिए, वैश्य यानी व्यापारी। व्यापारी को आपके गुणों या दुर्गुणों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप कई बार अपने व्यवहार से उसे परेशान भी करते हैं, वह परेशान भी होता है, परंतु वह उससे प्रभावित नहीं होता। वहां उसका कार्य है कि आपको अपना सामान किस प्रकार वो अच्छे से बेच पाए और लाभ कमा पाए। तो वैश्य का जो अगर गुण लेंगे तो वैश्य वर्ण से प्रभावित व्यक्ति में भी गुण होगा कि वह अपना काम निकालना अच्छे से जानता होगा। यहां शास्त्रों में चंद्रमा को जो बताया गया है वह उदार प्रवृत्ति का वैश्य बताया गया है, यानी ये वैश्य तो है लेकिन इसकी प्रवृत्ति उदार है, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ केवल अपना लाभ नहीं देखता, ये व्यापार भी अगर करेगा तो उदारता के साथ करेगा। अब चंद्रमा स्त्रोचित गुण देता है या स्त्रोचित प्रभाव देता है, इसलिए इसको स्त्री लिंग का ग्रह बताया गया है। अब देखिए हमारे शास्त्रों की सुंदरता, हमने आपको पक्ष बल में बताया कि चंद्रमा का जो बल होता है वो पक्ष बल से आता है, और पक्ष बल का यदि हम सीधा सीधा अर्थ समझें तो जितना अधिक उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उतना ही चंद्रमा पक्षबली होगा। जितना ही राजा अधिक प्रभावशाली होगा उतनी ही रानी अधिक प्रभावशाली होगी। तो अर्थात सूर्य जितना बलवान होगा रानी उतनी ही बलवान होगी, या राजा का प्रभाव, या कह सकते हैं कि राजा का प्रभाव रानी पर जितना होगा या राजा रानी से जितना प्रभावित होगा रानी का बल उतना ही बढ़ेगा। तो आप विषय को इस प्रकार भी समझ सकते हैं। अब हम मंगल की बात करते हैं। मंगल को शास्त्रों में सेनापति कहा गया है, और इनका वर्ण भी क्षत्रिय ही बताया गया है, और ये भी पुरुष लिंग के ग्रह है, अर्थात इनका प्रभाव भी पुरुषोचित ही पड़ता है। परंतु सूर्य भी क्षत्रिय है और मंगल भी क्षत्रिय है, परंतु सूर्य किसी के अधीन नहीं है, वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। राजा अपने निर्णय स्वयं लेता है, परंतु सेनापति अपने निर्णय नहीं ले सकता, उसे राजा के अधीन होकर ही कार्य करना होता है। तो इससे यदि हम किसी व्यक्ति के स्वभाव को समझना चाहें, उसकी आजीविका को समझना चाहें, या यदि मंगल किसी अन्य भाव में है और उस भाव से हमको क्या समझना है, तो हम तभी समझ पाएंगे यदि हम मंगल के स्वभाव को या मंगल के बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया है उसको ध्यान में रखें कि मंगल सेनापति है, अर्थात साहसी है, लड़ने की प्रवृत्ति है, सूझबूझ वाला है। देखिए, सेनापति वही बनेगा जिसमें योजनाएं बनाने की कला होगी कि शत्रु से युद्ध में कैसे जीता जाए। राजा हर युद्ध क्षेत्र में नहीं जाता है, सेनापति को भेजा जाता है, सेनापति वहां स्वयं निर्णय करता है, तो उसमें
कुशलता तो बहुत होगी, ज्ञान होगा, तार्किक शक्ति उसकी बहुत अच्छी होगी, परंतु वह राजा के अधीन होगा। तो यहां विषय को इस प्रकार समझना है। इसको यदि आजीविका में आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति ऐसे पद पर होगा जहां वह अब किसी के आदेश से कोई कार्य करेगा, वह अपना स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाएगा। अब हम बुद्ध की बात करें। बुद्ध को राजकुमार बताया गया है। हमने पूर्व में भी समझा कि बुद्ध शुभ के साथ शुभ हैं, अशुभ के साथ अशुभ हैं। राजकुमार अर्थात एक युवा व्यक्ति पर संगत का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसकी संभावना बहुत अधिक होती है कि वह जैसी संगत में रहेगा उसका आचरण वैसा ही हो जाएगा। तो बुद्ध को यहाँ राजकुमार बताया गया है। इसका वर्ण वैश्य बताया गया है, और ये चंद्रमा की तरह उदार वैश्य नहीं है। हम आगे भी पढ़ेंगे कि बुद्ध को बुद्धि के लिए देखा जाता है, तो ये वैश्य होगा और बहुत ही बुद्धिमानी से। और बुद्ध को हम वाक कला यानी बातचीत, कम्युनिकेशन के लिए भी देखते हैं। तो अपनी बातचीत से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी बुद्धि से ये अपना काम निकालने में बहुत निपुण होगा। परंतु जब लिंग की बात आती है तो यहाँ बुद्ध को नपुंसक ग्रह बताया गया है। अब आप देखेंगे बुद्ध के विषय में आपने अभी तक जितना जाना, बुद्ध कन्या राशि में बिल्कुल बीच में यानी 15 डिग्री पर उच्च होते हैं। अगर हम वारों की भी बात करें तो बुद्ध बीच में आते हैं। बुद्ध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं, तो इसलिए यहां इनको नपुंसक ग्रह कहा गया है। परंतु ये हम होरा शास्त्र यानी फलित ज्योतिष की बात कर रहे हैं। यदि आप प्रश्न शास्त्र में देखेंगे, ताजिक नीलकंठी वगैरह में यदि आप पढ़ेंगे, तो वहां बुद्ध को स्त्री ग्रह कहा गया है। तो जब हम फलित करते हैं तब हमको ये ध्यान विशेष रूप से रखना है कि यहाँ ये नपुंसक ग्रह कहे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति अर्थात गुरु की। गुरु को मंत्री कहा गया है। इनका वर्ण ब्राह्मण है और यह भी पुरुष ग्रह है, अर्थात इनका प्रभाव भी पुरुषोचित ही होगा। मंत्री, परंतु गुरु के विषय में हमने पूर्व में जाना कि गुरु एक सतोगुणी ग्रह है, वह ज्ञान देते हैं। तो गुरु एक ऐसे मंत्री होंगे किसी राज्य के जिनका विषय होगा धर्म और शिक्षा, ज्ञान। अर्थात ऐसे व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, वह ज्ञान देना पसंद करता होगा, ज्ञान लेना भी पसंद करता होगा, धार्मिक होगा, धर्म से चलने वाला होगा। तो वह ऐसा मंत्री है, यदि उसे आप आधुनिक समय भी समझ लें कि एक ऐसा मंत्रालय जिसका काम है शिक्षा, ज्ञान को बढ़ाना, धर्म को बढ़ाना, तो वह ऐसे मंत्रालय का मंत्री है। अब आजीविका में या किसी व्यक्ति पर उसका स्वभाव कैसा है, इसके विषय में यदि आप इन चीजों को अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि गुरु का प्रभाव एक व्यक्ति पर क्या होता है, वह किस प्रकार की आजीविका कर सकता है। या अन्य किसी भाव में यदि कुछ और भी देखना हो तो हम समझ सकते हैं यदि हम इन गुणों को अपने मस्तिष्क में बैठाएंगे। हमको यहाँ पर कुछ भी भूलना नहीं है। हमने पूर्व में भी राशियों के विषय में भी पढ़ा, स्त्री राशि, पुरुष राशि, तो इसका भी उपयोग होगा और हमें अपने मस्तिष्क में सब कुछ रखना है, कुछ भी भूलना नहीं है। अब हम अन्य ग्रह शुक्र की बात करते हैं। शुक्र ग्रह को भी मंत्री कहा गया है। अब आधुनिक समय में भी हमें जोड़ते जाना चाहिए। देखिए शास्त्रों में प्राचीन समय में मंत्री, अब यहाँ पर मंत्री सिर्फ हम ये नहीं समझेंगे कि जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, आजीविका कई तरीके की हो सकती है। मंत्री मतलब सलाहकार,
इनका वर्ण भी ब्राह्मण ही है और इनका लिंग जो बताया गया है वह स्त्री लिंग बताया गया है। अब ब्राह्मण तो गुरु भी थे, ब्राह्मण शुक्र भी है, परंतु हमने आपको बताया कि शुक्र एक रजोगुणी ग्रह है, अर्थात ये ब्राह्मण तो है और मंत्री भी है, परंतु इनका मुख्य कार्य क्या होगा? राज्य की समृद्धि कैसे हो, राज्य का विस्तार कैसे हो, सुख सुविधाओं का विस्तार कैसे हो। तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से कैसा होगा? अधिक से अधिक सुख सुविधाएं कैसे जुटे, मैं जीवन में आगे और कैसे बढ़ूं। स्त्री ग्रह बताया गया, स्त्रोचित गुण क्या होता है? शुक्र से प्रभावित व्यक्ति पर उसे सजने संवरने का शौक होता है, साफ सफाई से रहने का शौक होता है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक होता है। तो यदि हमें ये ज्ञान है कि शुक्र एक स्त्री ग्रह है, तो हम जब शुक्र के प्रभाव को समझेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुक्र ब्राह्मण होते हुए भी वो बृहस्पति अर्थात गुरु से भिन्न है। इसके पश्चात हम शनि की बात करते हैं। शनि को सेवक कहा गया है और इनका वर्ण शूद्र बताया गया है, अर्थात जो व्यक्ति सेवा कार्य करे। और होरा शास्त्र में इनको भी नपुंसक ही बताया गया है, परंतु अन्य जगह प्रश्न शास्त्र में ताजिक नीलकंठी में आप देखेंगे तो वहां स्त्री है, परंतु यहां हम फलित ज्योतिष के विषय में समझ रहे हैं तो हमको ये भूलना नहीं है कि शनि को यहाँ नपुंसक ग्रह कहा गया है। अब सेवक से अर्थ सेवा कार्य से जुड़ा कोई भी कार्य, हम जब नौकरी करते हैं तो वो भी सेवा कार्य है, नौकरी कोई भी कर सकता है। आधुनिक यदि हम जाति व्यवस्था की बात करें तो क्या कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति नौकरी नहीं करता या वैश्य जाति का नहीं करता? कोई भी कर सकता है। तो यहाँ वर्ण का जातियों से कोई संबंध नहीं है। अब कुंडली में शनि की स्थिति देखकर हम बता सकते हैं कि आपके जीवन में नौकर चाकरों का सुख होगा या नहीं होगा, आपके अधीन जो व्यक्ति कार्य करते हैं उनके साथ आपका व्यवहार या उनका आपके प्रति व्यवहार कैसा होगा। तो हर विषय को हमको समझना है कि यहाँ सेवक क्यों कहा गया है। सेवा संबंधी किसी भी कार्य का अगर हम विचार करेंगे तो हमें शनि को देखना ही होगा। अब राहु और केतु की भी बात कर लेते हैं। राहु और केतु एक ऐसा विषय है जिनके बारे में शास्त्रों में बहुत भिन्नता है, मतभेद है। आप लोग ये समझ लीजिए कि जो हमारे अत्यंत प्राचीन शास्त्र हैं उनकी व्याख्या जो आज हमें आधुनिक पुस्तकें प्राप्त होती हैं वह उन प्राचीन ग्रंथों की विवेचनाएं हैं और हर लेखक ने अपने अपने हिसाब से विवेचना की है। तो कई विषयों में अंतर आ जाता है। राहु को भी सेवक ही माना जाता है, इनका वर्ण भी शूद्र ही है। हालांकि शास्त्रों में बहुत स्पष्टता से राहु और केतु के विषय में नहीं कहा गया है और राहु को वैसे स्त्री ग्रह माना जाता है और केतु को भी सेवक ही कहा गया है। इसका एक तर्क ये भी है कि राहु और केतु के पास अपनी कोई राशि नहीं है, वह कुंडली में जिस राशि में स्थित होंगे या जिस ग्रह के साथ स्थित होंगे उसके अनुसार ही अपना फल देते हैं, अर्थात वह दूसरे की राशि में रहकर या दूसरे के घर में रहकर उसका कार्य करते हैं तो ये सेवक माने जाते हैं। इनका वर्ण भी शूद्र है और केतु को पुरुष ग्रह माना जाता है। अब यहाँ कहीं कहीं नपुंसक भी है, तो इसलिए राहु और केतु के विषय में आपको कई पुस्तकों में कुछ अलग अलग लिखा मिल भी सकता है। आपसे निवेदन यह है आप यहाँ पढ़ रहे हैं साथ में शास्त्रों का भी अध्ययन कीजिए ताकि आप ज्योतिष शास्त्र में पारंगत हो पाए और आप समझ पाए कि अगर कहीं किसी लेखक ने कुछ अलग लिखा है तो उसका कारण क्या है। अब जैसा हम कहते हैं कि प्रत्येक क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी बताया जाता है, क्योंकि ये बेसिक बताया जा रहा है और बेसिक बार बार नहीं बताया जाता है। यदि आपका बेसिक मजबूत हो गया तो आप फल कथन में
बहुत माहिर हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे। अब हमने राशियों में भी बताया था कि स्त्री राशि होती है, पुरुष राशि होती है। यदि हम किसी के दाम्पत्य जीवन का विचार करें कि किसी पुरुष के जीवन में स्त्री सुख कैसा होगा या स्त्री के जीवन में पुरुष सुख कैसा होगा, तो स्त्री की कुंडली में पुरुष ग्रह का बलवान होना आवश्यक है और पुरुष की कुंडली में स्त्री ग्रहों का बलवान होना आवश्यक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा ग्रह स्त्री लिंग का है और कौन सा ग्रह पुरुष लिंग का है। अब यदि पुरुष ग्रह स्त्री राशि में स्थित है तो उसके जो पुरुषोचित गुण होते हैं, क्या उनमें कुछ भिन्नता नहीं आएगी? पुरुष ग्रह पुरुष राशि में ज्यादा बलवान होगा, उसमें पुरुषोचित गुण अधिक होंगे या वह अधिक पुरुषोचित गुणों का प्रभाव आपको देगा। उसी प्रकार यदि कोई स्त्री ग्रह स्त्री राशि में है तो उसमें स्त्रोचित गुण अधिक होंगे, यदि वह पुरुष राशि में है तो उसमें कुछ भिन्नता आ जाएगी। तो जब हम किसी के दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं कि उसके जीवन में पुरुष का सुख कैसा है, स्त्री के जीवन में या पुरुष के जीवन में स्त्री का सुख कैसा है, तो उसके लिए हमको इस विषय का विचार करना ही होगा और इस विषय को समझना ही होगा। इसलिए आप नियमित रूप से अध्ययन कीजिए, नियमित रूप से हमारी क्लासेस देखिए और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग यदि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो नियमित रूप से आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।